क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपकी हकीकत बन जाए? क्या कोई स्पिरिट सच में आपके आसपास हो सकता है जो बस एक झलक दिखाकर आपकी जिंदगी बदल दे? आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो आपके होश उड़ा देगी और आपके सपनों में उतर आएगी, स्पिरिट, द बिगिनिंग ऑफ फियर। एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कोरियन फिल्म जो आपको शुरुआत में शायद समझ ना आए, लेकिन एंड तक सब कुछ आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक डिलीवरी बॉय से जो एक पुराने सुनसान पहाड़ी घर से एक पार्सल उठाता है। वो घर काफी टूटा फूटा और वीरान होता है। जब वो उस पार्सल को डिलीवर करने एक पते पर जाता है तो वहां पार्क नाम के आदमी को कॉल करता है। पार्क घर पर नहीं होता, इसलिए उसे कहता है कि पार्सल घर के अंदर छोड़ दे। जैसे ही डिलीवरी बॉय उस खाली घर के अंदर जाता है, उसे एक अनजानी डरावनी उपस्थिति महसूस होती है। वो घबरा जाता है, पार्सल रखकर भागता है और प्लेटफॉर्म के नीचे छुप जाता है। तभी अचानक एक औरत का भूत प्लेटफॉर्म से झांकता है। यहीं से फिल्म का असली खेल शुरू होता है। इसके बाद हमें मिलती है ली जेंग, जो लगातार अजीब और डरावने सपने देख रही होती है। वो एक थेरेपिस्ट से मिलती है और बताती है कि वो एक औरत को सपनों में देखती है, एक रहस्यमयी औरत जो हर बार किसी अंधेरे कोने में विस्पर करती है और फिर गायब हो जाती है। ली जेंग का कहना है कि उसने अपने सपने में अपने पति को मरते हुए देखा है। फिर कहानी में एंट्री होती है ली जेंग के हस्बैंड की, जो एक नया घर खरीदने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर पार्क से मिलता है। जब पार्क जिन को एक पुराने पहाड़ी घर के बारे में बताता है जिसे बेचने का ऑफर आया है, और वो भी बेहद सस्ते दामों में, लेकिन एक शर्त है, घर की मालकिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तभी जिन घर की दीवार पर एक कैलीग्राफी देखता है जिसका मतलब होता है संदेह। जिन जब घर लौटता है तो ली को सब कुछ बताता है। ली को यह विचार पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहती कि जिन इस रहस्यमय घर पर पैसे बर्बाद करे, लेकिन जिन का कहना होता है कि वो घर खरीदकर रेनोवेट करेगा और बेचकर मुनाफा कमाएगा। आखिरकार ली भी राजी हो जाती है। रात को ली को फिर वही डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह जिन उस घर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने निकल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़े आदमी से घर का रास्ता पूछता है, जो सिर्फ एक बात कहता है, वो घर शापित है। जिन घर पहुंचता है, बैकयार्ड सुनसान और डरावना है। तभी सफेद कपड़ों में एक महिला दिखती है, घर की मालकिन। वो चुपचाप जिन को अंदर ले जाती है। जिन उसे घर खरीदने की योजना समझाता है और महिला एक हल्की मगर खौफनाक मुस्कान देती है। वो उसे एक सेब देती है जिसका स्वाद बेहद खराब लगता है। जिन को सब कुछ अजीब लगने लगता है। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती है और वो वहां से निकलने का सोचता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। महिला बताती है कि कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और रात में वहां से जाना सुरक्षित नहीं है। मजबूर होकर जिन कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। महिला उसे एक लालटेन देती है। डर के मारे जिन घर के अंदर चला जाता है। इस बीच पार्क को एक लाश को दफनाते हुए दिखाया जाता है, यानी वो इंसान भरोसेमंद नहीं है। जिनको घर अंदर से एकदम बदला हुआ लगता है। सेब सड़ चुका होता है। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और आवाज के पीछे चलते हुए वो एक कमरे में पहुंचता है जहां वही महिला मरी पड़ी होती है। किसी ने उसकी लाश को घास से ढक रखा था। जिन डर के मारे भागकर कार में बैठता है, पर वहां देखता है कि वही महिला अब एक आत्मा बनकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठी है। दृश्य कट होता है। अब ली को दिखाया जाता है जो ये सब अपने सपने में देख रही होती है। ली घबरा जाती है और पार्क के पास जिन के बारे में पूछने जाती है, लेकिन पार्क झूठ बोलता है कि उसे पता नहीं है जिन कहाँ गया, जबकि असल में पार्क उस घर में जाकर जिन की लाश को उसकी कार में देख चुका होता है। ली पुलिस के पास जाती है जहां डिटेक्टिव चोए उससे मिलता है। चोए बताता है कि उसी घर से पहले भी 8 लोग लापता हो चुके हैं। ये केस 30 साल पुराना है, जिसमें एक महिला और एक रियल एस्टेट एजेंट मुख्य संदिग्ध थे, पर कोई भी लाश नहीं मिली थी।
दूसरी ओर पार्क घर के अंदर एक पार्सल खोलता है जिसमें उसे इंसानी राख मिलती है और वो बुरी तरह डर जाता है। ली को फिर से सपना आता है जिसमें उसे जिन की आत्मा दिखती है। जागने पर ली को अपने कमरे में जिन दिखता है जो बस इतना कहता है कि वो थक गया है और सोने चला जाता है। ली भी उसके पास सो जाती है, लेकिन रात को जिन अचानक रोने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है। ली उसका पीछा करती है और महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करते करते वो उसी डरावने पुराने घर में पहुंचती है। वहां पार्क अचानक सामने आ जाता है जिससे ली डर जाती है और भागकर डिटेक्टिव चोय को फोन करके सब बता देती है। चोय उसे चेतावनी देता है कि पार्क एक खतरनाक इंसान है। अगली सुबह ली को जिन की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि पार्क ने बहुत से लोगों को मारा और उस पहाड़ी घर में दफना दिया। अब उन सबकी आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई है। ली के सपनों का भी जिक्र उस डायरी में होता है। उधर चोय उस पुराने घर की ओर निकल जाता है और इधर पार्क ली के घर में जबरदस्ती घुस आता है और उससे पूछता है कि वो कल रात उस घर में क्या कर रही थी। कहानी में दिखाया जाता है कि जिन रात को घर लौटता है और वही उसे उस खौफनाक घर तक ले जाता है। ये सुनकर पार्क बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ली को वही मार देता अगर चोय ने समय पर कॉल नहीं की होती। चोय का कॉल आते ही पार्क वहां से तुरंत निकल जाता है, क्योंकि अगर वो रुकता तो पुलिस का पहला शक उसी पर जाता और शायद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। बाद में चोय ली को सारी बातें बता देता है। चोय ली को सावधानी बरतने की सलाह देता है। इसी दौरान जब चोय पुराने घर की तलाशी ले रहा होता है तो उसे एक कुरियर बॉय की लाश मिलती है। दूसरी ओर रात को पार्क अपने सारे दस्तावेज जला देता है और उस दीवार पर 4 कोनों में एक अजीब सी कैलीग्राफी बनाकर अपना सिर मारने लगता है। उसी रात ली अपने कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस करती है। कोई व्यक्ति लगातार सिर दरवाजे से टकरा रहा होता है, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह जब चोय पार्क के ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि पार्क वहां ही नहीं, शायद वो फरार हो गया है। तभी ली भी वहां पहुंचती है और बताती है कि पार्क काफी डरा हुआ था। चोय बताता है कि उन्हें उस घर में 2 शव मिले हैं और संभव है कि पार्क ने ही उन्हें मारा हो। इधर डिटेक्टिव शो भी पार्क की तलाश में होता है और उसे वो रहस्यमयी कैलीग्राफी दिखती है। शो को लगता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी मंत्र या तांत्रिक क्रिया हो सकती है जिससे पार्क किसी दुष्ट शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा था। ये सब जानकर ली खुद उस पुराने घर में जाती है और हर कोना छानने लगती है। वो उस कमरे तक पहुंचती है जहां सबसे पहले जिन ने उस महिला की लाश देखी थी जो घास में दबी हुई थी। वही दृश्य जो ली ने अपने सपने में देखा था। वो घास हटाने लगती है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तभी पीछे से पार्क आकर ली का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई और वहां आ जाता है। उसे देखकर पार्क डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये वही बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसने जिन को उस घर में जाने से मना किया था। अब पार्क तहखाने में भागता है जहां एक महिला जिसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी उसका इंतजार कर रही होती है। वो धीरे धीरे पार्क के पास आती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वही बुजुर्ग व्यक्ति ली को बताता है कि उसका पति मारा जा चुका है और उसकी लाश उसी पुराने घर में दफन है, वही जहां पार्क ने और भी कई लोगों को मारा और दफनाया। ली उस जगह पर जाती है और वहां उसे महिला का गोश्त भी दिखाई देता है जो कुछ ही देर में अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर ली उस जगह की खुदाई करती है जहां उसे ताजी खोदी गई मिट्टी मिलती है। उसे लगता है कि यहीं पर उसके पति की लाश हो सकती है, लेकिन जब वो जमीन खोदती है तो वहां अपने ही शव को देखती है। ये देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। अब उसे एहसास होता है कि वो खुद जीवित नहीं है, वो एक आत्मा है। और इसी से ये भी साबित हो जाता है कि चोय आत्माओं को देख सकता है। इसके बाद चोय उन केस फाइल्स की जांच करता है जो पहाड़ी वाले घर में हुई गुमशुदगी से जुड़ी थी
और उसे पता चलता है कि ली और जिन का नाम भी उन विक्टिम्स की लिस्ट में शामिल है। फिर चोय एक वीडियो देखता है जिसमें ली अपने थेरेपिस्ट के साथ होती है। वहां ली बताती है कि वो जिस लड़की को देखती है वो एक आत्मा है जो बहुत साल पहले मर चुकी थी। ली कभी उसका चेहरा नहीं देख पाती। इसका मतलब था कि वो आत्मा अब एक प्रतिशोधी आत्मा बन चुकी थी। तभी चोय को वही महिला फिर से दिखाई देती है जो हूबहू ली जैसी लगती है, लेकिन फिर वो पल भर में गायब हो जाती है। तभी चोय का असिस्टेंट आता है और बताता है कि ली और जिन तो 30 साल पहले ही मारे जा चुके थे। असल में 30 साल पहले 8 लोग उस घर में मारे गए थे और पार्क पर रियल एस्टेट फ्रॉड के आरोप भी लगे थे। और उन 8 लोगों में एक चोय के पिता भी थे, यानी वो बुजुर्ग व्यक्ति शायद चोय का ही पिता था। अब चोय इस रहस्य से उलझ जाता है। अगर ली 30 साल पहले मर चुकी थी तो वो आज तक उसके सामने कैसे प्रकट हो रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर ली मर चुकी थी तो फिर उसके पास आखिरी बार कौन आया था। इसके बाद चोय ली के घर जाता है और देखता है कि साल 1980 के बाद से वहां न कोई अखबार आया था, न ही कोई मैगजीन। पूरा घर वीरान पड़ा था, जैसे सालों से किसी ने वहां कदम ही न रखा हो। वहां उसे एक संदूक मिलता है जिसमें उस घर के दस्तावेज होते हैं और यहीं पर चौंकाने वाला राज खुलता है। ये वही पहाड़ी वाला घर था जिसे पार्क पहले ही उनके नाम ट्रांसफर करवा चुका था। यानी पार्क ने चालाकी से उन्हें घर देकर वहीं मार डाला और लाशें दफना दी। तभी उनकी आत्माएं उस घर के आसपास भटकती रहती थी। घर भले ही खाली था, पर तभी चोय को एक क्लोसेट से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो वहां जाकर देखता है तो उसे ली की 30 साल पुरानी सड़ी गली लाश मिलती है। पार्क ने उसे मारकर वहीं छिपा दिया था और पुलिस कभी उसका पता नहीं लगा पाई। यही इस बात का संकेत है कि चोय को आत्माएं देखने और उनसे संवाद करने की शक्ति थी। शायद वो भी ली की तरह सपनों में उन्हें देखता था और हो सकता है ली उससे मदद की गुहार लगा रही थी। फिल्म के अंत में हमें पार्क के घर के अंदर उसी महिला की आत्मा दिखती है जो दरअसल खुद ली होती है। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। पार्क 1980 के दशक में एक रियल एस्टेट एजेंट हुआ करता था। वो एक साइको किलर था जिसे पैसे की हवस थी। उसने कई लोगों को एक ही घर बेचा और फिर उन सभी को मार डाला। उनकी लाशें घर में ही दफना दी ताकि कोई सबूत न बचे। कुल 8 लोग उसकी शिकार बने। चोय के पिता भी इस घटनाक्रम से जुड़े थे। शायद इसीलिए ली की आत्मा चोय से संपर्क कर पा रही थी। और वही बुजुर्ग आदमी जो दिखता है वो चोय का पिता ही था। अब सवाल ये उठता है कि डिलीवरी वाला मारा कैसे गया। शायद ली खुद नहीं जानती थी कि वो एक बदले की आग में जलती आत्मा बन चुकी है। उसने ही उसे मार डाला होगा। जैसे कई बार आत्माएं किसी पर गुस्से में हमला कर देती हैं, बाद में उन्हें खुद होश नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया। ली अतीत की घटनाओं को बार बार देख रही थी। वो और बाकी आत्माएं उस घर में फंसी थी, जैसे समय में एक लूप के अंदर। पार्क ने इसी लालच में उन 8 को मारा। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पार्क ली के घर आया था, जो वही पहाड़ी वाला घर था, तो उसकी नजरें ली पर नहीं बल्कि कमरे के कोनों में भटक रही थी। जैसे वो ली की आत्मा को देख नहीं पा रहा, बस उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा था। पार्क ने अपने ऑफिस में कई कैलीग्राफी के चैंट्स लगाए थे जो शायद आत्माओं से सुरक्षा के लिए थे। लेकिन जब ली का असिस्टेंट आया और उन्हें हटा दिया, तभी आत्माओं ने हमला कर दिया। ली की आत्मा ने ही पार्क को मार डाला होगा। शू ने चोय को बताया था कि ली और उसके पति की हत्या 30 साल पहले हुई थी। उनके साथ 6 और लोग मारे गए थे। सभी को पार्क ने मारा और कभी पकड़ा नहीं गया। ली की आत्मा अब पहचान खो चुकी थी। उसे खुद याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। शायद वो एक टाइम लूप में फंस चुकी थी और बार बार चोय से मदद की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि चोय के पिता भी पार्क की साजिश का शिकार हुए थे।
अगर आपने गौर किया हो तो चॉय कभी सीधे पार्क से नहीं मिला और न ही कभी उससे बातचीत की। शायद इसलिए कि पार्क उस समय तक मर चुका था। इस फिल्म में चॉय और शू को छोड़कर बाकी सभी आत्माएं थी जो अपने अपने अंत को बार बार याद कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि चोय के पिता की आत्मा ही एकमात्र थी जिसे सब कुछ याद था। क्या हुआ था, किसने क्या किया और कैसे वो सब कुछ दोहराया जा रहा था। वो आत्मा सभी को चेतावनी देती थी कि उस फाउंटेन हाउस के पास मत जाना। सबसे अहम बात यह थी कि उसने ली को गाइड किया कि वो अपने घर के बाहर जाकर देखे, जहां उसे अपने पति की नहीं बल्कि खुद की ही लाश मिलती है। वही उसे एहसास होता है कि वो अब जिंदा नहीं है। जब चोय ली की पुरानी वीडियो देख रहा होता है तभी ली की आत्मा प्रकट होती है और यही बताती है कि अब वो जीवित नहीं रही और जो कुछ हुआ वो किसी और का नहीं बल्कि पार्क का काम था। यानी पूरी मिस्ट्री अब खुल चुकी थी। यहां दिखाया गया हर सपना, हर भटकती आत्मा इसी बात का प्रतीक था कि वो सब एक टाइम लूप में फंसे हुए थे। उनके लिए 30 साल ऐसे बीते जैसे कुछ ही दिन। और सबसे चौंकाने वाली बात, ली ने किसी की हत्या नहीं की थी। हमें यह दिखाया गया था कि एक स्पिरिट ने जिन को मार डाला, पर हकीकत कुछ और थी। असल में ये सब उन आत्माओं की यादों का सिलसिला था जो हमें यह बताना चाहती थी कि वो सब मारे जा चुके हैं। पार्क ही असली हत्यारा था। और अंत में ली की आत्मा बस यही चाहती थी कि कोई उसकी और बाकी आत्माओं की मुक्ति कराए। और शायद अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। कुछ डर ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी सजा मौत से भी आगे चलती है। अतीत में की गई गलती समय के किसी मोड़ पर सामने आ ही जाती है, और तब इंसान चाहे जिंदा हो या आत्मा, उसे उसका सामना करना ही पड़ता है।